बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर कोई हमें पूछता है, जो कि ज़ाहिर है आपके सिलेबस में भी है, कि एनलिस्ट द स्टेप्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, किसी चीज़ को अगर जल्दी से कर ले तो साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत आसान है। बिला वजह किसी चीज़ को लंबा लंबा करके करें तो वो इंसान के माइंड के ऊपर एक बोझ होता है कि शायद ये बड़ी मुश्किल है। तो सिंपल करेंगे, जल्दी से करेंगे, ताकि हमें लगे कि ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान है। से दिस इज़ अ वायरस, ये इसका प्रोटीन कोट है, अंदर इसका जिनोम है। जिनोम ऑब्वियसली कैन बी द DNA और इट विल बी द RNA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वायरस will attach to the cell membrane of the host cell. It will attach to the host cell, then it will penetrate the host cell and it will enter inside the host cell. ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद there will be uncoating of viral genome। ठीक है जी। अनकोटिंग ऑफ वायरल जीनोम में क्या होगा? ये इसका जो प्रोटीन कोट है ये रिमूव हो जाएगा और इसमें से जेनेटिक मटेरियल विल कम आउट। ठीक है जी। अब इसके बाद अटैचमेंट हुई, पेनिट्रेशन हुई, वो होस्ट सेल में एंटर हो गया। ये हमारा एक होस्ट सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये बाहर हमारा साइटोप्लाज्म है। अटैच हुआ और एट सम प्लेसेस आपके बुक्स में एड्जॉर्ब भी लिखा हुआ होता है। हमारे ह्यूमन सेल्स की सेल में ब्रेन के साथ अटैच होगा, एड्जॉर्ब होगा, पेनिट्रेट होगा, उसके अंदर एंटर कर जाएगा और फिर अनकोटिंग होगी वायरल जीनोम की। इसके बाद हमारे जल्दी से जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा जी? अर्ली मैसेंजर RNA सिंथेसिस होगी एंड देन अर्ली वायरल प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है जी। सबसे पहले अर्ली वायरल मैसेंजर RNA सिंथेसिस होगी और फिर अर्ली वायरल प्रोटीन सिंथेसिस होगी। सो अर्ली मैसेंजर RNA की जो फॉर्मेशन है इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और अर्ली वायरल प्रोटीन सिंथेसिस जो है इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। ये सब चीज़ें आप लोग जो हैं ये बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे। हो सकता है आपने पहले भी कभी ये चीज़ें पढ़ी हों। बाकी खैर पहले पढ़ी हुई चीज़ों को हम कहाँ ध्यान करते हैं, आज की बात करें। ठीक है जी। Attachment, absorption, penetration will enter the host cell. There will be uncoating of the genome. There will be formation of early messenger RNA. There will be formation of early viral protein synthesis. And after these steps, now what will happen? Now there will be genome. ये जो genome uncoating होके बाहर आया था सेल में, now there will be genome replication। ठीक है जी। अब जीनोम की रेप्लिकेशन है और बहुत सारे नए प्रोजनी वायरसेस बनने। ठीक है। वो वायरस जो अटैच करता है सबसे पहले और अटैक करता है किसी होस्ट सेल या ह्यूमन सेल को, उसको रूटीन में विरियन बोला जाता है, वायरस नहीं बोला जाता। वायरल पार्टिकल दैट अटैक एन होस्ट सेल एंड एंटर्स एन होस्ट सेल इज कॉल्ड विरियन। और अब वो जो ढेर सारे फिर एक के बाद उसकी ढेर सारी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ बन जाएंगी। दोज कॉपीज़ फ्रॉम वन वायरस विच आर फॉर्म्ड दे आर देन कॉल्ड दी प्रोजनी वायरसेस। ये छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, बिल्कुल सिंपल होती हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। ठीक है जी। अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इट विल एंटर इनटू द सेल, अनकोटिंग ऑफ द जीनोम, अर्ली मैसेंजर RNA सिंथेसिस, अर्ली वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, अर्ली मैसेंजर RNA वायरल प्रोटीन सिंथेसिस के बाद देयर विल बी जीनोम रेप्लिकेशन। ढेर सारे जीनोम बन जाएंगे और फिर उनके प्रोजनी वायरसेस बन जाएंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होगा जीनोम रेप्लिकेशन के बाद? देन देयर इज़ late viral messenger RNA synthesis and then there will be late viral protein synthesis। ठीक है जी। ये अब ये किस काम के लिए यूज़ हो रहे हैं? ये अब वो जो नए प्रोजनी वायरसेस के प्रोटीन कोड्स बनने, ये उनके लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हमारा द प्रोजनी वायरसेस, जो कि उसके ढेर सारे आगे वायरसेस हैं, द प्रोजनी विरियन जो आपके हैं, उनकी अंदर वो सब अंदर असेंबल हो जाएंगे और फिर उसके बाद वायरसेस जो न्यू प्रोजनी वायरसेस हैं दे विल रिलीज फ्रॉम द सेल। अगर हम इसको जल्दी से डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करें तो इफ़ दिस इज़ अ वायरस इट विल अटैक एन ह्यूमन सेल, ये आएगा
उसके बाद पहले ये अंदर एंटर होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि अनकोटिंग हो जाएगी और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस तरह रहेगा। हम एक से फॉर एग्जांपल हम मेजॉरिटी ऑफ द आरएनए की बात कर रहे हैं जो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले अर्ली मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस एंड अर्ली प्रोटीन वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद फिर आपके ढेर सारे जीनोम की रेप्लिकेशन हो जाएगी, फिर लेट वायरल मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस एंड लेट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, और फिर उसके बाद प्रोजेनी विरियन असेंबली। इसको हम ज़रा मैग्नीफाई कर लेंगे तो अब के क्या होगा कि ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर ढेर सारे नए प्रोजेनी वायरसेस जो हैं उनकी वो असेंबल हो गए हैं एंड देन दे विल बी रिलीज्ड। एक और छोटी सी बात हमेशा याद रखें कि जो एनवलप्ड वायरसेस होते हैं, एनवलप्ड वायरसेस जब होस्ट सेल में एंटर होते हैं तो वो हमेशा अपना जो एनवलप है वो बाहर छोड़ के आते हैं, ठीक है। ये सिंपल अ वायरस विद दिस जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, जिनके बाहर एनवलप होगा वो एनवलप लिपोप्रोटीन क्या होता है, ठीक है। ये ज़्यादा लिपिड्स का होता है एनवलप, ये आउटसाइड होगा। तो सेल ह्यूमन सेल के अंदर एंटर होते हुए, होस्ट सेल में एंटर होते हुए जो एनवलप्ड वायरसेस हैं वो अपना एनवलप बाहर ही छोड़ देंगे और प्रोटीन कोड से सराउंड होकर वह एंटर होंगे। और उसके बाद व्हेन दे आर लीविंग दिस होस्ट सेल तो दे विल लीव इट बाय बडिंग, ये बडिंग से लीव करेंगे और जाते हुए आते हुए एनवलप को बाहर छोड़ के आएंगे, जाते हुए ये एनवलप को बडिंग से यहाँ से साथ लेके जाएंगे, चूँकि ये हमारी लिपिड बाइलेयर जो है सेल मेम्ब्रेन, उसके लिपिड्स विल बी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनवलप, ठीक है। सो एनवलप्ड वायरसेस विल ऑलवेज कम आउट फ्रॉम द होस्ट सेल बाय बडिंग। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एनवलप जो वो बाहर छोड़ आए थे, अब उनके नए प्रोजेनी वायरसेस जो हैं दे हैव टू टेक द एनवलप वाइल लीविंग द होस्ट सेल बाय बडिंग, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी है। और जो नॉन एनवलप्ड वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेल को बर्स्ट करके रिलीज होते हैं, ठीक है जी। वो इसको बर्स्ट करके रिलीज होंगे बिकॉज ऑब्वियसली उनको कोई एनवलप तो नहीं चाहिए कि जो वो बडिंग करेंगे, ठीक है जी। अब व्हाट्स नेक्स्ट, ऑलरेडी हमने प्रीवियसली बात कर ली थी कि जो डीएनए वायरसेस होते हैं सारे डीएनए वायरसेस जो होते हैं वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं हमेशा, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि ऑब्वियसली स्टेप्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन में हमेशा लिखना ज़रूरी होता है, ये आप एनलिस्ट करें और उसके बाद हमेशा लिखें ऑल द डीएनए वायरसेस द रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल एक्सेप्ट द पॉक्स वायरस एंड ऑल द आरएनए वायरसेस will always replicate in the cytoplasm of the host cell. will cytoplasm of the host cell में सारे के सारे जो आरएनए वायरसेस हैं वो रेप्लिकेट करेंगे, जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं आरएनए वायरसेस, एक्सेप्ट ये एमसीक्यूज होते हैं ना हमेशा, उनमें ये एक्सेप्ट का फिर रोल बहुत होता है, एक्सेप्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि हमने टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में किया था कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये क्या करता है, ये एपिडेमिक से स्टार्ट होकर पैंडेमिक्स करता है। पैंडेमिक क्या होता है, जब एक एपिडेमिक पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में फैल जाए, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स में आता है। इन्फ्लुएंजा ये बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सारी इन्फ्लुएंजा की वेरियस फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और हमारे रीट्रोवायरसेस के सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, HIV, जो पहले भी आप लोगों ने क्लास 11-12 की किताबों में पढ़ा हुआ है। सो ऑल द आरएनए वायरसेस दे विल रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रीट्रोवायरस। एक छोटी सी एग्जांपल और ही हमेशा याद रखें, एक्सेप्ट आल्सो हेपेटाइटिस डी वायरस। और उसकी बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है, जो डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा पता होना चाहिए। समवन आस्क यू कि व्हाई हेपेटाइटिस डी वायरस रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारे आरएनए वायरसेस साइटोप्लाज्म में करते हैं एक्सेप्ट इन्फ्लुएंजा, रीट्रो एंड हेपेटाइटिस डी वायरस। ये कहाँ करते हैं, ये होस्ट सेल के न्यूक्लियस में करते हैं, डीएनए वायरसेस की तरह। तो हेपेटाइटिस डी का ये होता है, ऑलवेज रिमेंबर द हियर द डी एक न्यूमोनिक से याद रखें, ठीक है।
हेपेटाइटिस डी वायरस में डी फॉर डेफिशिएंट, जो हेपेटाइटिस डी वायरस होता है ना इसका जीनोम इनकम्प्लीट होता है। हेपेटाइटिस डी वायरस कभी भी इंडिपेंडेंटली किसी के ऊपर इन्फेक्शन नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस डी वायरस हमेशा सिर्फ उन लोगों पे अटैक करेगा जिन बेचारों को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन है, और हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी वायरस एक डीएनए वायरस है और हेपेटाइटिस डी वायरस एक आरएनए वायरस है। ठीक है, इसका जीनोम इनकम्प्लीट है। सो ओनली दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन सफरिंग फ्रॉम हैज़ ऑलरेडी बीन इन्फेक्टेड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस, उनके ऊपर जब हेपेटाइटिस डी वायरस भी अटैक करेगा तो हेपेटाइटिस डी वायरस का जीनोम इसके साथ अटैच होकर कंप्लीट हो जाता है। सो सिंपल सी बात है कि जब हेपेटाइटिस बी वायरस फिर न्यूक्लियस में कर रहा है तो फिर ये भी न्यूक्लियस में करेगा। ये बात हमेशा याद रखनी है कि हेपेटाइटिस डी वायरस सिर्फ उनके ऊपर इन्फेक्ट करने के बाद इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, दोज पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी वायरस भी बड़े उसके डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं। बाकी सारे के सारे आरएनए वायरसेस जो हैं दे विल रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल, सवाए इंपॉर्टेंट में दो आपकी आ जाती हैं एक्सेप्शंस, जो कि फिर न्यूक्लियस में करते हैं, जिनके कुछ स्टेप्स जो हैं वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में उनके स्टेप्स होते हैं रेप्लिकेशन के। दे आर द पैंडेमिक्स वाला पॉपुलर इन्फ्लुएंजा वायरस